और अब वक्त यूपी प्राइम का है। सीएम योगी ने गोलोक की मुझे हर हाल में रोकनी थी और हमें हर किसी गाय की देखभाल भी। हजारों वर्षों से इस परंपरा को हम मनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गाय का दूध निकालकर सड़क पर लावारे छोड़ देते हैं। कथनी करनी का भेद हमारे विचार व आचार में स्पष्ट देखने को मिलता है। कल गोपाष्टमी है। हजारों वर्षों से हम इस परंपरा को मनाते आए हैं। और उस सब के बावजूद कहीं न कहीं कोई बात जरूर होगी कि एक तरफ हम गौ की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ गाय का दूध निकाल करके उसे सड़कों पर भी लावारिस स्थिति में छोड़ देते हैं। एक कथनी और करनी का जो भेद है, इसमें समन्वय का जो अभाव है, वह हमारे इस विचार में और आचार में स्पष्ट देखने मिलता है। जब हम गौ और गोवंश की बात करते हैं तो भारत तो सनातन काल से ही गौ और गोवंश के महत्व को समझता रहा है। सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेवमयी ही गो। सभी देवी देवताओं का निवास हमने गौ में माना है। ये विश्वास जहां पर रहा हो, वहां पर हम देवी देवता सदृश इस गौवंश की उपेक्षा करें, ये वास्तव में हम सबकी कथनी और करनी पे बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। भारत की सनातन परंपरा में हम लोगों ने जीवन को महत्वपूर्ण पायदानों पर खड़ा किया है। राम और वह भारतीय नस्ल का गौ है, भारतीय नस्ल की गोवंश है। और इसीलिए हर कालखंड में व्यवस्था रही है। गौ और गौ के महत्व को ध्यान में रख करके ये व्यवस्था रही है कि ये भारत के अंदर आस्था का प्रतीक है। इस आस्था के प्रतीक का सम्मान हर एक स्तर पर होना चाहिए और इसको महत्व देते हुए हर एक स्तर पर गौ और गौ माता की रक्षा और उसके संरक्षण और उसके संवर्धन की दिशा में कार्य होना चाहिए। आजादी के बाद भी कम और ज्यादा मात्रा में सब काम होते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात तो थी जिसके कारण एक बड़ी मौकों पर और खेतों में दिखाई देता था। मुझे याद है जब 2017 में प्रदेश की जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी और मेरे सरकार का नेतृत्व करूं, तो मेरे सामने चुनाव के दौरान भी बातें सामने आती थी कि आखिर इतने बड़ी पैमाने पर सड़कों पर गौ खेतों में जो गोवंश है, इसके लिए क्या होगा। दूसरा, जितना यहां था उससे बड़ी पैमाने बड़ी मात्रा उससे भी ज्यादा गौ तस्करी के माध्यम से दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों में यहां से तस्करी होती थी। हमें गौ तस्करी भी रोकनी थी, अवैध बूचड़खाने भी बंद करने थे, लेकिन साथ साथ हमें यहां पर सड़कों पर और खेतों में जो गोवंश विचरण कर रहा था, लावारिस स्थिति में घूम रहा था, उसके लिए भी व्यवस्था देनी थी। दूसरा, अति कुपोषित माताओं के बारे में अगर कोई आप उसमें थोड़ा थोड़ा पी रहिए, वो पौधा पनप जाएगा, एक पेड़ बन जाएगा, एक समय के बाद फलता फूलता हुआ दिखाई देगा। राज्य सरकार ने एक स्कीम चलाई और स्कीम के अंतर्गत हम लोगों ने व्यवस्था की कि हर कुपोषित परिवार जिसके पास गाय को रखने की व्यवस्था होगी, हम उस परिवार को एक गाय उपलब्ध करवाएंगे जो ब्याही हुई गाय होगी और उस ब्याही हुई गाय को अपने घर में रख करके पालन करेगा
निःशुल्क गाय देंगे और हर महीने 900 रुपये भी उस गाय के भरण पोषण के लिए वह कोई उपाय कर सके, इसके लिए हर महीने 900 रुपये अतिरिक्त उसको हम लोग शासन के स्तर से उपलब्ध कराएंगे। पशुपालन विभाग प्रति माह 900 रुपये भी उस परिवार को देगा। अब तक हजारों परिवारों ने इस योजना का लाभ लिया है। और उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 24 और संक्रमितों की मौत होने के बाद इस वायरस से राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7,524 हो गई, जबकि वायरस के 2,326 नए मामले सामने आए हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं उन्हें। दिल्ली में संक्रमण काफ़ी बढ़ने से हमारे जो दिल्ली से सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर पिछले कुछ दिनों से संक्रमण बढ़ा है। दिल्ली के नज़दीकी क्षेत्रों में हमारे अस्पतालों में समुचित सुविधाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पिछले कोरोना कालखंड से ही प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी अस्पतालों में समुचित सुविधाएं सृजित करने में लगी हुई थी तथा अभी रिकॉर्ड 1.5 लाख से अधिक बेड हमारे अस्पतालों में उपलब्ध हैं। सुविधा की समस्या नहीं है, लेकिन पड़ोसी प्रदेश दिल्ली में संक्रमण बढ़ने से हमारे जो पड़ोसी प्रदेश के आसपास के जनपद हैं वहाँ पर संक्रमण बढ़ा है। सभी लोगों से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी समीक्षा की थी, वो प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं और सभी कदमों की में तेजी लाने के लिए उन्होंने निर्देशित भी किया है। टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, परंतु सावधानी रखना सबसे आवश्यक है। विशेषकर ये त्योहारों का मौसम है, आजकल शादियां भी शुरू हो गई हैं, तो सामाजिक दूरी रखिए, मास्क का इस्तेमाल करिए और हाथ धोते रहिए। कंटेनमेंट जोन्स और हॉटस्पॉट की स्थिति लगभग कल जैसी है, मामूली परिवर्तन आया है। कुछ जनपदों में संक्रमण के मामले बढ़े हैं, इसी वजह से हॉटस्पॉट में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां तेजी से चलें, इसकी तरफ सरकार ध्यान दे रही है और सभी औद्योगिक इकाइयां कार्यशील हैं। आत्मनिर्भर पैकेज में विद्यमान इकाइयों को कार्यशील पूंजी और अन्य समस्याओं से निपटने के लिए सरकार उनको यथासंभव सहायता कर रही है, हैंड होल्डिंग कर रही है। उसी के क्रम में बैंकों से समन्वय करके 4,37,000 इकाइयों को 10,854 करोड़ रुपए के ऋण अभी तक स्वीकृत और वितरित किए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश में रोजगार के और अवसर पैदा हों और विशेषकर छोटे और लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार के और अवसर सृजित किए जाएं, लोगों को नौकरी की व्यवस्था कराई जाए। इसके लिए बैंकों से समन्वय करके 6,40,000 नई MSME इकाइयों को अभी तक इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में कोरोना कालखंड के पश्चात ये 18,000 लॉकडाउन के पश्चात 6,40,000 इकाइयों को 18,900 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए हैं। ऋण की ये प्रक्रिया तेजी से चल रही है और शीघ्र ही एक बड़ा ऋण किया जाएगा। रोजगार कार्यक्रमों में बड़ी से कार्य है। 24 घंटों में 2,326 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 2,097 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 23,471 है। इन 23,471 एक्टिव केसेस में से 10,934 होम आइसोलेशन में हैं और 2,228 निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी संक्रमित व्यक्ति सरकारी व्यवस्था में L1, L2, L3 स्तर के अस्पतालों में रहकर निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। अब तक 4 लाख उपचारित होकर स्वस्थ चुके हैं। प्रदेश में 90%
संक्रमित लोगों में से आज तक कुल 7,524 लोगों की मृत्यु हुई है। कल 24 घंटे में प्रदेश में 1,73,492 सैंपल्स की जांच की गई और अब आप देख रहे हैं कि 1.5 लाख से ऊपर का स्तर निरंतर फिर चल रहा है। टेस्टिंग हमारे जो इन्फेक्शन के कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजी है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसलिए हम टेस्टिंग के लेवल को नीचे नहीं आने दे रहे हैं ताकि जो भी संक्रमण दूसरे राज्यों में बढ़ रहा है, अगर वैसी कोई बात हमारे यहाँ कोई बात आए माध्यम से तत्काल लोगों को यही तरीका है संक्रमण की चेन को तोड़ने। इस समय आप जब हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी लौटे थे और उस समय हमारी ग्राम निगरानी समितियों ने और मोहल्ला निगरानी समितियों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया था। कम्युनिटी सर्वेलेंस का एक अनूठा मॉडल उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था। आज जब एक सेकेंड वेव की बात हर जगह हो रही है तो आज फिर से ज़रूरत है कि हम कम्युनिटी सर्वेलेंस के उसी बहुत ही मजबूत मॉडल सामने लाएं और उसके माध्यम से संक्रमण को प्रदेश में हम नियंत्रित रखें। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में ताहिर नाम का एक बड़ा घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी गौ तस्करी में शामिल था और 25,000 का में लेकिन ये रोके नहीं, भागे और भागने के बाद इन लोगों ने हमारी टीम पे जब ये देखा कि ये जो बगल में यहाँ पे एक पार्क है, उस पार्क के अंधेरे में फ़ायदा उठा करके भागने की कोशिश की है। उसमें इन लोगों ने पुलिस के ऊपर भी अटैक किया। जब पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग की, उसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है और उसको हम लोग तत्काल यहाँ से अस्पताल शिफ्ट किया है। उससे पूछताछ हुई है। पूछताछ में ये जो है ये अपना नाम ताहिर बताया है और ये इस्लामाबाद इस्लाम नगर कैला भट्टा गाज़ियाबाद में रहता है। काफ़ी दिनों से बाहर कहीं का रहने वाला है और इसके साथ जो 2 लोग थे, एक नाम उसमें इकरार है और दूसरा नवेद है, वो भी इसके साथ रहते थे। और ये लोग बेसिकली इस एरिया में घूम करके पशुओं को बेसिकली उसका कहीं ना कहीं से स्लॉटिंग करते हैं। उस तरह का ये गैंग है। इसके इसी थाने में वांटेड था। इसके ऊपर 25,000 यहाँ था और जो बाकी इसके वो यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ की ऑफिस मेले में हम लोग छापा और इनके नंबर को अरेस्ट किया है और उसका अभी इलाज चल रहा है, उससे पूछताछ की गई है। और हजरत इलाके में समाजवादी पार्टी के एमएलसी अमित यादव के घर में गोली चलने से एक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। घर में चल रही पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग में गोली चलाई गई थी जो राकेश नाम के युवक को लगी और अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई। बता दें कि लखनऊ का पौष इलाका कहे जाने वाले हजरतगंज में अमित यादव का फ्लैट है। वो शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। जानकारी के मुताबिक उनके घर में बीती शुक्रवार रात बर्थडे पार्टी चल रही थी और जब यह हादसा हुआ, पार्टी में लोगों ने केक काटा और घोषित कर क्लास में जो मकान 201 है या फ्लैट नंबर 201 है, उसमें रात में कुछ 5 लड़के जो पहले से दोस्त थे, एक विनय नामक लड़के का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसमें वो लोग शराब भी पिए हुए थे। उसमें विनय नामक लड़के के हाथ से बंदूक, जब वो लोग उसके जो मृतक है उनके साथ जो बंदूक को लेकर छेड़खानी कर रहे थे, उस समय जो पिस्टल है, जो कंटीमेट पिस्टल है, उससे गोली चल जाती है और राकेश को गोली लगती है। राकेश के बाद गोली लगने के बाद राकेश की मृत्यु हो जाती है। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को पकड़ लिया है। जो 4 लोग थे उनको पकड़ लिया जो पार्टी में मौजूद थे। शुरुआत में जब इस पूछताछ की गई तो इन लोगों ने द्वारा बताया गया कि पार्टी में ऐसी ऐसी घटना हुई जिसमें ये पिस्तौल मृतक यानी कि राकेश लेके आया हुआ था और इसी के साथ छेड़खानी करते वक्त इससे गोली चली और राकेश को लगी। लेकिन पुलिस जब और गहनता से पूछती तो पता जो गई है तो पता चला एक और मैगजीन है और 3 पुलिस वो मैगजीन रिकवर करती है। इसके साथ साथ जो हुआ था वो वेसल द्वारा रिकवर की गई है। इसके बाद जो मृतक की डेड बॉडी है उसको मॉर्चरी में भेजा गया है। मॉर्चरी में उसकी पोस्टमार्टम की तैयारी हो रही है और मृतक के परिवारजनों को संपर्क किया गया है। उन लोग आए हुए हैं, उनके द्वारा तहरीर दी जा रही है। जैसे तहरीर मिलता है हम आगे की जो विधिक कार्रवाई है उसको कंप्लीट कर लेंगे।
प्रयागराज में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा 7 तक पहुंच गया। यह है कि जिस दुकान से ये जहरीली शराब खरीदी गई थी सरकारी लाइसेंस प्राप्त दुकान थी। सीएम योगी ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लिया जाएगा और उनकी संपत्ति को कुर्क कर पीड़ित परिवार को गया है। इस घटना के बाद डीएम, एसपी और सिटी मजिस्ट्रेट ने खुद शराब की दुकानों का निरीक्षण किया। और दिल्ली में बढ़े कोरोना के बाद यूपी में भी अलर्ट है, लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं जहां लापरवाही की हर हद पार हो रही है। कोरोना को लेकर प्रशासन की लापरवाही का खुलासा जो है वो किस तरीके से हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। तरह से विफल साबित हो रहा है कोरोना को लेकर। कहीं से भी इलाकों में मास्क से निडर होकर घूम रहे हैं और जिला प्रशासन यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब जिस प्रकार से कोरोना में लगातार मरीजों में इजाफा हो रहा है, तो देखना ये है कि फर्रुखाबाद जिला प्रशासन क्या इन बढ़ते मरीजों पर लगाम लगा सकता है या क्या नई गाइडलाइन जारी करता है या क्या नए नियम लागू करता है जिससे कि जो मरीजों में इजाफा कहीं से रोका जा सके। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के खुद कुछ ऐसे कार्यालय हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो खुद मास्क नहीं लगाते हैं। जिला प्रशासन में भी वही हाल है। पहले शुरुआत में कई जगह जो है सैनिटाइज किया गया था और बाकायदा कोरोना के बहुत बड़ा खौफ था। लोग जो है कोरोना को एक बहुत बड़ी महामारी समझ रहे थे, पर इस समय पूरी तरह से जिले में जो है कोरोना एकदम जिला प्रशासन की तरफ से खत्म हो चुका है। ये वही अस्पताल है जिनका मकसद इलाज करना है, लेकिन हालात यहाँ बीमार बनाने वाले हैं। सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए तमाम उपाय कर रही है, तमाम सारी जो है व्यवस्थाएं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर अलीगढ़ के जिला अस्पतालों की बात करी जाए तो बिल्कुल आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि मरीजों की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसे देखने के लिए यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। उसके अलावा एक बेड पे दो से ज़्यादा मरीज है। और वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करी जाए तो सीधे तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। और साफ सफाई की अगर हम बात करें तो तमाम तरह की गंदगी यहाँ पे व्याप्त है। कहने को तो ये सरकारी अस्पताल है, तमाम तरह की चिकित्सा सुविधाएं यहाँ पे दी जाती हैं, लेकिन बावजूद इसके संक्रमण जिस तरीके से अलीगढ़ में तेजी से फैल रहा है उसकी रोकथाम के लिए कोरोना जो कंट्रोल रूम भी बनाया गया जिलाधिकारी के द्वारा। लेकिन वास्तव में अगर बात करें देखो तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक बेड पे सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करी है तो एक बेड पे तकरीबन 2 मरीज बिल्कुल बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि पूरा जो प्रांगण है जहाँ पे चिकित्सा सुविधा दी जा रही है, इस वक्त मैं जिला अस्पताल मलकान सिंह में मौजूद हूँ और तमाम तरह की अव्यवस्थाएं यहाँ पे फैली हुई है। हालांकि यहाँ पे कोई ऐसा नर्सिंग स्टाफ भी नहीं है जो मरीजों की या उनसे संबंधित जो बीमारियाँ हैं उनका कोई इलाज के लिए यहाँ पे आया हो। और वहीं अगर हम बात करें मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलीगढ़ की, तो सीधे तौर पे चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि कोरोना के बारे में जानकारी देने के लिए मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है और इस बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं हो पाऊंगा। यानी अलीगढ़ के सीएमओ साहब के पास कोरोना से जुड़ी जानकारी देने के लिए समय तक नहीं है। साफ है कि जिस जिले के सीएमओ साहब के पास व्यवस्थाओं को बताने के लिए समय ना हो, से हर्षवर्धन, प्राइम न्यूज।